ये एक बड़ी खबर कि क्या आखिर जाग चुका है डेड सिस्टम। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में एमसीडी की कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है आपको वो भी बताएंगे, लेकिन जेई को बर्खास्त कर दिया गया है और एई को निलंबित कर दिया गया है। बेसमेंट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग हादसे में अब तक कुल मिला के 7 गिरफ्तारी हुई हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर एलजी पहुंचे हैं और हादसे वाली जगह पहुंचे हैं वीके सक्सेना। ये बड़ी खबर में अपडेट्स आपको जो है वो बता रहे हैं और एलजी वीके सक्सेना ने छात्रों से खास बातचीत की, कोचिंग हादसे को लेकर जानकारी ली है। तो आइए, इस कोचिंग हादसे के बाद अब एक्शन में आ गई एमसीडी। पुलिस ने एमसीडी को अतिक्रमण हटाने की इजाजत दे दी है और अतिक्रमण के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची थी एमसीडी। यहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखिए, उसकी तस्वीरों को आप देखिए। यहां पर अतिक्रमण की बात भी करें, उसको हटाने के लिए 5 बुलडोजर पहुंचे थे। तो दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय ने भी बैठक बुलाई है। शैली ओबरॉय ने 3 बजे ये बैठक बुलाई है। एमसीडी कमिश्नर को बैठक में यहां पर बुलाया गया है। पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव बैठक में भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस एमसीडी अधिकारियों से पूछताछ भी करेगी। तो पूरी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की पोल खोलती हुई, जहाँ पर कोचिंग में पढ़ रहे बच्चों ने अपने जान से हाथ धो दिया, जान गंवा बैठे फ्लडिंग के चलते, पानी के चलते। और कोचिंग से जुड़े आपको बताएं, कागज़ों की जांच कर रही है अब दिल्ली पुलिस। एमसीडी अधिकारियों से दिल्ली पुलिस जो है वो जांच करेगी, पूछेगी। और ये मातम पसरा हुआ है उन घरों में जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया इस हादसे के चलते, इस लापरवाही के चलते। यहाँ पर प्रशासन की गलती के चलते घरों के चिराग बुझ गए हैं और ये तस्वीर वहीं की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बेसमेंट के मालिक को गिरफ्तार तो कर लिया है, पर क्या भरपाई हो पाएगी? जो जिंदगियां चली गई, जो उज्जवल भविष्य माता पिता देख रहे थे, अभिभावक देख रहे थे अपने बच्चों के लिए, उनके साथ ये कैसा भद्दा मजाक हुआ है। हम लोग आरएमएल से तकरीबन 2:30 बजे निकल लिए थे पोस्टमार्टम के बाद, और एम्बुलेंस से वो लोग थे और दूसरी गाड़ी में हम लोग थे। पूरे रास्ते में कोई नहीं किसी तरह की असुविधा नहीं हुई। और यहाँ आपको अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में पहुँचने के बाद दवाना के एसएचओ साहब थे, उसके बाद लगभग के जो एसएचओ थे वो थे था। तो 3:30 बजे तक हम लोग घर आ गए थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूँ कि दुख की घड़ी में हमारे साथ हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते वो हमारे साथ हैं, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो हादसे होते हैं, इसमें आप ऐसे समझिए कि हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग अगर हैं, इसमें 2 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। एक तो हम लोग हैं कि अपने बच्चों पर सारा कुछ लगाते हैं, हमें इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, तो हम अपनी पीढ़ी का जो भी पूंजी होती है, जो भी कमाई होती है, सब बच्चे पर लगा देते हैं। और ऐसे हादसे में अगर 25 साल का कोई बच्चा अपनी जान गंवा देता है, तो ये उसकी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह घटनाएं रोकी जाएँ, प्रशासन कुछ इस तरह का काम करे। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कुछ इस पर ठोस काम हो। और जो कोचिंग संचालक है उस पर कम से कम, ये हादसा तो नहीं कह सकते आप, ये हत्या है, तो उस पर हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए। दिक्कतों के बारे में बता रही थी कि पानी भर जाता है, क्लास नहीं जा पाते और उसमें पानी भरता है। और आज हमको सूचना मिली है कि वो बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, उसमें रेगुलर पानी आता जाता रहता था। अभी हमको सुनने में आया है कि वहाँ जो है क्लास चल ही रहा था, तभी पानी भर गया। इस वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। इलेक्ट्रॉनिक शायद दरवाज़ा था उसमें, वो हमको जानकारी मिली। सुबह सूचना मिली कि हमारे अम्बेडकर नगर जनपद की छात्रा जो दिल्ली में रात में घटना हुई थी, उसमें उसका देहांत हो गया। तो उसी के संदर्भ में जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि उसके समस्या को उसको देख जान सकें। यहाँ आने पर सारी बात पता चली कि वो अपने परिवार की एक होनहार छात्रा थी, जो दिल्ली में आईएएस कोचिंग करने के लिए अप्रैल में गई। और पूरी घटना कैसे हुई, ये चूंकि दिल्ली घटना वहाँ से ही पता चलेगा। शासन स्तर से हम इससे रिपोर्ट मांगी जा रही है, हम अपनी रिपोर्ट तैयार करके तत्काल भेज रहे हैं। खबर पर हमारे साथ और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सूरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, इस वक्त आप किस जगह पर हैं, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ बताइए इस पूरी खबर को, इसका इतिहास थोड़ा सा दर्शकों को समझाते हुए कि कैसे
एक हादसे के चलते, एक लापरवाही के चलते कोचिंग में बैठे वो बच्चे आज ये दिन नहीं देख पा रहे हैं, उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। और आज जो बुलडोजर की भी खबर आ रही है, तमाम अपडेट्स की बात जो आ रही है, अपडेट्स के साथ क्या हो रहा है सूरज? ठीक है, यहां पर ऑडियो चेक कर लेते हैं जब तक हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये खबर आपको बता दें, 13 अवैध कोचिंग सेंटरों को किया गया सील। क्या ये कार्रवाई पहले हो जाती तो ज्यादा बेहतर ना होता? जल भराव से हुई थी 3 छात्रों की मौत, ये बात आप जानते हैं, और कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ था और 3 छात्रों की यहां पर मौत हो गई। और इस मामले में राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में सेफ्टी गाइडलाइंस जारी करने और मृत छात्रों के लिए मुआवजे का ऐलान करने की मांग रखी गई है। याचिका में छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने और हादसे की स्थिति में उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिका में दिल्ली सरकार, MCD और राव IAS को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी देखरेख में इस घटना की जांच की मांग की गई है और अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है। इसी के साथ पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बताएं, इसके साथ ही MCD अधिकारियों ने बताया कि कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग प्लान 2021 में मंजूर हुई थी। इमारत के कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ लिखा था कि बेसमेंट का उपयोग पार्किंग या स्टोर रूम के रूप में किया जाएगा। तो बेसमेंट में बच्चों को पढ़ाने का क्या मतलब था? ऐसा तो नहीं है कि राव IAS के पास संसाधन नहीं थे, कोई ऐसा छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं माना जाता। राव IAS का नाम है, उसके द्वारा ऐसा कुछ किया गया है। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, इस वक्त आप जिस स्थान पर हैं उस लोकेशन के साथ विस्तार से थोड़ा सा इतिहास बताते हुए घटनाक्रम क्या क्या रहा और अपडेट्स क्या हैं? बुलडोजर पहुंचा है, एक्शन हुआ, विलंब बहुत ज्यादा हो गया, काश ये बुलडोजर पहले आ जाते, तमाम बातें सूरज हमारे दर्शकों को समझाइए, चल क्या रहा है वहां पर? शिवम, मैं आपको बता दूं, मैं अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में हूं और आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, राउस ASI स्टडी सर्कल, यही वो बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूट है, जहां पर इलीगल बेसमेंट है और इस बेसमेंट में पानी भरने से है 3 छात्रों का मौत हो गया। साथ ही आपको बता दूं कि देखिए अभी यहाँ पर बुलडोजर आप देख रहे होंगे, कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार इस साइड घुमा कर दिखाए। देखिए इधर बुलडोजर है, यहाँ पर बुलडोजर खड़ा किया गया है और कुछ ही देर में जो है इस बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि MCD के अधिकारी तब कहाँ सो रहे होते हैं जब ये बेसमेंट बन रहा होता है, जब ये ऐसे इलीगल इमारतें बन रही होती है, इलीगल बेसमेंट बनता है। आपको बता दूं कि लगभग 400 गज में जो है ये बिल्डिंग है और 4 फ्लोर का है, बावजूद इसके बेसमेंट में 2 फ्लोर बनाया गया है, -1, -2, और -2 में भी छात्रों को बिठाकर छात्रों को पढ़ाया जाता है। देखिए हमारे साथ ये कुछ स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और जो 3 छात्र मरे हैं, इनके साथी मरे हैं, उनको लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। आप यहाँ पे पढ़ते हैं? जी, हमें UPSC एस्पायरेंट है। अच्छा, क्या था वो पूरा मामला? एकदम से बेसमेंट में पानी भर गया और 3 छात्रों की मौत हो गई, क्या कुछ बीत रही है आप लोगों देखिए क्या मामला था, ये तो आपके मतलब चैनल ने बता ही दिया होगा पहले, कल क्या कि परसों का न्यूज़ है। मामला ये था कि मतलब इस आपदा ने MCD द्वारा हमारे 3 साथियों की हत्या कर दी। MCD और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिलकर 4 हो गए। एक पटेल नगर में मेरे साथी, जहां मैं रहता हूं, जहां पर दिल्ली के MCD, दिल्ली के जो MCD के मेयर है उनका वार्ड है पटेल नगर, जहां पर इस तरह की घटना हुई है। पहले दिन जब करंट लगने से हमारे साथी ने इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो उस तरह के साथी के लिए ये कोचिंग वाले हत्या किए हैं, MCD ने हत्या किया है, MCD के मेयर ने हत्या की है। उनको अभिलंब जो है इस्तीफा देना चाहिए, अभिलंब शाली ओबरॉय को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली जो MCD के जो कमिश्नर है उनको अभिलंब इनको जो है इस्तीफा देना चाहिए। और हमारी एक मांग जो है मैंने अभी LG साहब से रखी है, अभी LG साहब आए थे यहाँ पर, मैंने उनसे मांग रखी है, हाथ जोड़कर विनती की उनसे कि हमारे लिए
यहाँ पर प्राइवेट लाइब्रेरी सब बंद करे, हमको सरकारी लाइब्रेरी दे और 500 रुपए फीस ले हमसे, क्योंकि हम लोग अमीर अडानी अंबानी के या अमीर परिवार के बच्चे नहीं हैं, हम लोग मध्यम वर्ग से परिवार से आते हैं और आकर हम लोग यहाँ पर इनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसमें लंबी मोटी मोटी फीस देते हैं। तो हमको उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखिए एलजी सरकार, एलजी जो है ये दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा पोस्ट है, आप भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब वो क्या करते हैं आगे कार्रवाई अब वो जानते हैं। बाकी हमारी मांग जो है, रिक्वेस्ट करता हूँ दिल्ली सरकार से, दिल्ली एमसीडी से और केंद्र सरकार से भी कि वो भी हमारी मांग को स्वीकार करे और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का। हाँ देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आप एक सेकंड ला रहे हैं बच्चों को, फिर बात कर लीजिएगा। ठीक है। एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा इस साइड है। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बीत रही है, क्योंकि एकदम से साथ पढ़ने वाले 3 छात्र थे, एकदम से उनकी मृत्यु हो जाती है और ये सारी चीज़ें जो होता है वो एकदम सडन होता है, इनको समझ में भी नहीं आता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बोला कि हम आपके पास आते हैं, हम लोगों ने उनको रास्ता दिया आने का, उसके बाद भी उन्होंने आए, वो ना बात सुने ना कुछ किए, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के उसमें उन्होंने फॉर्मेलिटी की। और सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम ये बन रही है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो हम लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकते, क्योंकि ये कोचिंग माफिया है, सारे पढ़े लिखे टीचर हैं। अब इनको तो गुरु कहना ही बेकार है, यहाँ पे कोई गुरु नहीं दिख रहा है। आप सुबह से आप भी कवरेज कर रहे हैं। अच्छा, कोई टीचर कोई मास्टर नहीं है यहाँ? कोई दिखा? सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे। इनको पता है कि हम अपने चाटुकारिताओं को यहाँ पर भेज के सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उनको यहाँ पे भेज के ये पूरी तरीके से इस मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं, डिस्पर्स करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये थोड़े दिन में मूवमेंट खत्म हो जाएगा। अच्छा, एलजी साहब आए थे यहाँ पर, डीसीपी साहब आए थे, लेकिन हमने देखा कि एलजी साहब आप लोगों के पास नहीं आ रहे, काफी मशक्कत के बाद यहाँ तक आए लेकिन मिले नहीं बच्चों से। नहीं, वो मिलना चाहते तो हम लोगों ने उनका पूरा रास्ता दिया हुआ था। आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप बताइए रास्ता दिया था कि नहीं? रास्ता पूरा खुला हुआ था ना। जब आप यहाँ पे हैं, आप ये कह रहे हैं कि रास्ता पूरा खुला हुआ था, रास्ता दिया गया था कि आप स्टूडेंट से बात करिए, हमारी समस्याओं का समाधान करिए। किया क्या आपने? आप साथ हैं, कहाँ से? ट्विटर से, मीडिया से। सामने तो प्रेशर की वजह से आना पड़ा, इतना प्रेशर है कि उनको आना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे कोई टीचर्स, कोई एकेडमी का कोई टीचर यहाँ नहीं है, कोई, सारे स्टूडेंट केवल मर रहे हैं, धूप में तप रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बुलडोजर सूरज, ये भी हमने आपको आईएएस कोचिंग एकेडमी से वहां से लाइव तस्वीरें दिखाई थी और सूरज हमारे संवाददाता वहां पर थे। सूरज का हम धन्यवाद करते हैं और अपडेट्स उसके लिए फिर जाएंगे, लेकिन इस वक्त लोकसभा से राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। मैं यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को अच्छी बात बोलो। अगर नेता विपक्ष बोल रहे हैं तो आप बैठे टिप्पणी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे। आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माननीय सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी। और
शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट सर माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और नंबर आपके देना। माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आक्रमण आपको अलाउ किया है क्या? उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये है सदन की मर्यादा। हरियाणा के आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर। कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर हाउ PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? आप दूर होना चाहिए सर, आप दूर होना चाहिए, आप दूर होना चाहिए सर। तोड़ो उसके आगे पीछे वाला। स्पीकर सर, मैं तो सबसे ही ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा? प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो। तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज बैठिए। एक स्पीकर सर ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर इनके पास, सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर।
पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपके संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज। और यूपी के विधानसभा में मानसून सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से खास बातचीत की। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। देव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए उन पूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।